जिस लड़के ने 3 साल तक अपनी जान दांव पर लगाकर पूरी पार्टी को बचाया, आज उसी को मरा हुआ बोझ कहकर लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। अपनी मंगेतर और दोस्तों का ये खौफनाक धोखा रेन चुपचाप बर्दाश्त तो कर गया, लेकिन वो गद्दार ये नहीं जानते थे कि उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जैसे ही रेन ने पार्टी छोड़ी, उनके शरीरों से 3 साल का वो अदृश्य जादुई कवच हमेशा के लिए गायब हो गया। और उधर जंगल के अंधेरे में रेन का सामना एक ऐसी रहस्यमयी सिल्वर हेयर्ड लड़की से हुआ, जिसकी जान बचाते ही रेन की वो असली ताकत जाग उठी, जिससे खुद गॉड भी कांपते हैं। आखिर क्या था रेन का वो छुपा हुआ गॉड लेवल मैजिक? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। ये उस रात की बात है जब पूरी पार्टी डंजियन की बीच वाली मंजिल से वापस लौटी थी। उस दिन का शिकार बहुत अच्छा रहा था। उन्होंने छिपकली मानवों लिजर्डमैन के पूरे झुंड को खत्म कर दिया था, कीमती सामान इकट्ठा किया था और एक बड़ा इनाम भी जीता था। रेन तो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगले दिन वो गिल्ड में इसकी रिपोर्ट सौंपेगा और फिर रीना के साथ फुर्सत से बैठकर रात का खाना खाएगा। रीना सिर्फ उसकी पार्टी की हीलर नहीं थी, बल्कि उसके बचपन की दोस्त और उसकी मंगेतर भी थी। रेन एक अनाथालय में पला बढ़ा था और उसके लिए रीना ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसे वो अपना घर मानता था। बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया था और रेन ने उस वादे को कभी नहीं भुलाया। लेकिन जब वो सिल्वर बेल की दूसरी मंजिल के गलियारे में पहुंचा तो उसके कदम अचानक रुक गए। रीना के कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उस बारीक दरार से कमरे की रोशनी बाहर आ रही थी और सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि अंदर से कुछ आवाजें भी छनकर आ रही थी। तभी उसने रीना के हंसने की आवाज सुनी। वह बहुत ही कोमल, मीठी और चुलबुली हंसी थी। रेन ने आज तक उसके मुंह से अपने लिए कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। अगले ही पल उसे रीना के साथ मौजूद उस दूसरे मर्द की आवाज सुनाई दी। वो कोई और नहीं बल्कि उनकी पार्टी का लीडर और शहर का हीरो जैक था। रेन वहीं बिना हिले डुले खड़ा रहा और चुपचाप सुनता रहा। जैक बिना किसी शर्म के रेन का मजाक उड़ा रहा था। उसने रेन को सुस्त, सीधा साधा और बिल्कुल बेकार कहा। जैक ने कहा कि रेन सिर्फ रीना की वजह से इस पार्टी में टिका हुआ है। उसने रेन के जादू का भी जमकर मजाक उड़ाया और कहा कि कोई नहीं जानता कि उसका जादू असल में करता क्या है। रीना ने रेन का बचाव करने की एक बार भी कोशिश नहीं की। उसने बहुत दबी हुई आवाज में कमजोर जवाब दिए, लेकिन आखिरकार वो भी जैक की हाँ में हाँ मिलाने लगा। तभी रेन ने दरवाजे की उस दरार से अंदर एक नजर डाली। जैक ने अपना एक हाथ रीना की कमर पर डाल रखा था। रीना का हाथ जैक के सीने पर टिका हुआ था। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। सिर्फ उस एक नजारे ने ही रेन को सब कुछ सच सच बता दिया था। रेन ने बिना कोई आवाज किए चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लिए, जब तक कि उसकी पीठ उस ठंडी पथरीली दीवार से नहीं टकरा गई। उसके सीने के अंदर एक भारी, दम घोटने वाला सन्नाटा पसर गया था। वो बिना कोई आहट किए सीधे अपने कमरे में लौट आया। वो घंटों तक उस अंधेरे कमरे में बैठा रहा और खाली आंखों से छत को निहारता रहा। उसके कानों में रीना की वही हंसी और उसकी बातें बार बार गूंज रही थीं, जिन्हें वो चाहकर भी बंद नहीं कर पा रहा था। सुबह हुई, लेकिन रेन पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाया था। उसने अपना चेहरा धोया और हमेशा की तरह नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चला गया। जब उसने हॉल में कदम रखा तो जैक और रीना पहले से ही वहाँ एक साथ बैठे हुए थे। जैक के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास झलक रहा था। रीना उसके बिल्कुल पास बैठी थी और ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। रेन ने अपनी नजरें फेर ली और टेबल के सबसे आखिरी छोर पर जाकर बैठ गया। तभी जैक ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि उन्हें किसी जरूरी बात पर चर्चा करनी है। रेन ने ध्यान दिया कि रीना ने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। उसने ये भी देखा कि दूसरी टेबल पर बैठे गोल्ड और रीसा अजीब बर्ताव कर रहे थे। दोनों ने खाना बंद कर दिया था और ऐसे नाटक कर रहे थे जैसे वो कुछ देख ही नहीं रहे हैं। इस बात ने रेन को सब साफ कर दिया। सब लोग ये बात पहले से जानते थे, सिर्फ रेन ही था जिसे इस अंधेरे में रखा गया था। तभी जैक ने साफ शब्दों में कहा, रेन, तुम्हें आज ही इस पार्टी से निकाला जा रहा है। रेन ने बहुत ही शांत रहकर पूछा, क्यों? जैक ने कहा कि पार्टी के पास किसी बेकार के बोझ को ढोने की कोई वजह नहीं है। उसने फिर से रेन का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम हमेशा पीछे खड़े रहते हो, न कभी हमला करते हो, न कभी किसी को हील करते हो और न ही ऐसा कुछ करते हो जो किसी को समझ आए। जैक की नजरों में रेन पिछले 3 साल से सिर्फ एक मरा हुआ बोझ था, लेकिन ये एक सफेद झूठ था। उन्हीं 3 सालों से रेन ने पूरी पार्टी पर एक बहुत ही शक्तिशाली सपोर्ट मैजिक एन्चांटमेंट बनाए रखा था। वो लगातार पार्टी के सभी सदस्यों की ताकत और शारीरिक क्षमता को बढ़ा रहा था। वो इस जादू को दिन रात हर सेकंड चालू रखता था, यहाँ तक कि जब वो सो रहा होता था तब भी उसका जादू उनके शरीरों में बहता रहता था। समस्या बहुत साधारण थी। बफ मैजिक का कोई चमक धमक वाला रूप नहीं होता, न ही इसका कोई बाहरी लक्षण दिखता है। ये बस लोगों को अंदर से ताकतवर बना देता है और इसी वजह से आज तक किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर जैक ने तंज कसते हुए कहा कि रेन की मौजूदगी सिर्फ पार्टी का माहौल खराब करती है और उसके बिना ये पार्टी और भी बेहतर काम करेगी। रेन ने आखिरी बार रीना की तरफ देखा और उसका नाम पुकारा। रीना कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने भी जैक की बात का समर्थन कर दिया। उसने कहा कि अब मिशन के इनाम कम होते जा रहे हैं और वे किसी ऐसे इंसान को अपने साथ रखने का जोखिम नहीं उठा सकते जिसके बारे में ये भी ना पता हो कि वो टीम की
कोई मदद कर भी रहा है या नहीं। बस यही वो पल था जहाँ रेन के लिए सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो लड़की जिसने कभी हर सुख दुख में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया था, आज इस तरह बात कर रही थी मानो रेन उसकी जिंदगी में सिर्फ एक फालतू का बोझ हो। रेन ने आगे कोई बहस नहीं की, वो बिल्कुल खामोश रहा। गोल्ड ने बहुत ही अजीब और हिचकिचाते हुए लहजे में रेन की मेहनत के पैसों का हिस्सा देने की बात उठाई, लेकिन रेन ने उसे साफ मना कर दिया। अब उन पैसों का उसकी जिंदगी में कोई मोल नहीं रह गया था। वो अपनी जगह से उठा और बिना नाश्ते को छुए ही उस डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। उसने अपने कमरे में जाकर बेहद खामोशी से अपना सारा सामान समेटना शुरू किया। वहाँ ले जाने के लिए था ही क्या, बस एक चमड़े का पुराना सा पिट्ठू बैग, बैकपैक और जड़ी बूटियों की एक छोटी सी थैली, जिसका इस्तेमाल वो अपने जादुई उत्प्रेरक मैजिक कैटलिस्ट के रूप में करता था। 3 साल के लंबे और खतरनाक अभियानों के बाद उसके पास बस यही जमा पूंजी बची थी। उसके हिस्से के ज्यादातर इनाम तो हमेशा पार्टी के साझा फंड में ही जमा हो जाते थे और रेन ने कभी अपने पैसों की ज्यादा परवाह भी नहीं की थी। इसके बाद वो सीधे एडवेंचरर गिल्ड पहुंचा और वहाँ अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ने के कागजात पर दस्तखत कर दिए। वहाँ बैठी रिसेप्शनिस्ट ने अचरज से पूछा कि क्या वो अपने इस फैसले पर पूरी तरह कायम है। रेन ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर वो गिल्ड की सीढ़ियों से नीचे उतरा और शहर की अनजान सड़कों पर चल पड़ा, जहाँ उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था और न ही कोई ठिकाना था। अभी रेन को गए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वहाँ दूसरी तरफ जैक ने अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। वो सराय के भीतर एक के बाद एक वाइन के मग खाली किए जा रहा था और बड़े जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि आखिरकार आज उन्हें उस बेकार के कबाड़ और फालतू के बोझ से हमेशा के लिए छुटकारा मिल ही गया। रीना अब बिना किसी झिझक के उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई थी। अब उन दोनों को अपने रिश्ते को किसी से छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने बहुत ही हल्के अंदाज में जैक से कहा कि तुम्हें उसके साथ थोड़ा कम सख्त होना चाहिए था, लेकिन उसने जैक के किए का कोई विरोध नहीं किया। जैक ने उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए कहा कि उसने तो सिर्फ वही कहा जो सच था। फिर उसने बेहद उत्सुकता के साथ अपनी अगली योजना सबके सामने रखी। वो अपनी पार्टी में सिल्वी नाम की एक नई सदस्य को शामिल करना चाहता था। वो एक पवित्र संत सेंट थी जो बेहद चमकदार और चमत्कारी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करना जानती थी। जैक का मानना था कि वो उनकी इस टॉप रैंक वाली पार्टी के लिए रेन से लाख गुना बेहतर साबित होगी। रीना को भी ये विचार तुरंत पसंद आ गया। जैक ने बड़े गर्व से ऐलान किया कि अब जब रेन जा चुका है और एक नई ताकतवर सदस्य आ रही है, तो हमारी पार्टी को एस रैंक तक पहुंचने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। गोल्ड और रीसा ने जैक की बात पर अपने सिर तो हिला दिए, लेकिन उन दोनों के चेहरे पूरी तरह से अकड़े हुए थे। उनके भीतर कहीं न कहीं इस बात का पछतावा और दुख था कि रेन के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था। पर उन दोनों में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जैक के फैसले के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके। उन चारों में से किसी को भी इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं था कि उनके साथ पर्दे के पीछे क्या खेल हो चुका था। असल में जैसे ही रेन ने गिल्ड के कागजात पर अपने दस्तखत किए थे, वैसे ही उस पूरी पार्टी का जादुई अनुबंध, पार्टी कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए टूट गया था। और ठीक उसी पल रेन द्वारा पिछले 3 सालों से लगातार बनाए रखे गए सारे शक्तिशाली जादुई कवच और मंत्र, एन्चेंटमेंट्स एक झटके में गायब हो गए। जैक के पूरे शरीर को ढकने वाली वह असीम ताकत अचानक हवा हो गई। गोल्ड के चारों तरफ लिपटा हुआ वह अदृश्य सुरक्षा कवच पूरी तरह से बिखर गया। रीसा के तीरों को अचूक और तेज बनाने वाली जादुई शक्ति का अंत हो गया और रीना के हीलिंग मैजिक को कई गुना बढ़ाने वाला बूस्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये सब कुछ इतनी खामोशी से हुआ कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जैक बड़ी तेजी से अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो डंजन में जाकर ये साबित करने के लिए बेताब था कि रेन के बिना उनकी पार्टी कितनी ज्यादा ताकतवर और बेहतर है। लेकिन जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाए, उसे अपना शरीर सामान्य से थोड़ा भारी महसूस हुआ। उसने इस बात को मामूली समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि शायद वो रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए ऐसा लग रहा है। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके भीतर से असल में क्या चीज हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इधर रेन पूर्वी गेट से होते हुए शाही राजधानी से काफी दूर निकल आया था। वो बस जितनी जल्दी हो सके उस धोखेबाज शहर की सीमाओं को पार कर जाना चाहता था। जल्द ही वो पथरीला रास्ता एक घने और सुनसान जंगल के भीतर दाखिल हो गया। इस जंगल के पार कुछ छोटे गांव और दूसरे नए शहर थे। उसने सोचा कि वो कहीं न कहीं अपने लिए कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ही लेगा, या फिर बस यूं ही तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो किसी ऐसी जगह न पहुंच जाए जहां उसके नाम और अतीत को कोई न जानता हो। इस वक्त उसके लिए इन सब बातों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी मंगेतर, अपने बचपन के रिश्ते और अपने साथियों को एक ही पल में खो दिया था। चलते चलते उसके दिमाग में जैक के वही कड़वे शब्द बार बार गूंज रहे थे कि कोई नहीं जानता कि तुम्हारा जादू असल में करता क्या है। रेन अपने दिल से इस बात को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहता था, लेकिन सबसे बड़ा और दर्दनाक सच तो ये था कि खुद उसे भी आज तक कभी ये ठीक से पता नहीं चल पाया था कि उसका सपोर्ट मैजिक, एन्चेंटमेंट मैजिक असल में कितना ज्यादा ताकतवर था। उसने ये सब बचपन में अनाथालय की पुरानी किताबों से खुद अपने दम पर सीखा था। वो हमेशा यही मानता आया था कि उसका जादू दूसरों को बस थोड़ी सी अतिरिक्त शक्ति और मामूली सी मदद देता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए उसके दिल के किसी गहरे कोने में अब ये आत्मसंदेह पैदा होने लगा था कि कहीं जैक की बातें सच तो नहीं थी। शायद सचमुच उस पार्टी में उसकी कोई बड़ी अहमियत नहीं थी। सीन 5, अभिशाप और रहस्यमयी मुलाकात। इसी कड़वे विचार ने अचानक उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वह बदबू बहुत ही भारी और दम घुटने वाली थी। उसने देखा कि आसपास की हरी घास सड़कर पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। पेड़ों के मोटे तनों पर अजीब से बैंगनी रंग के जादुई निशान तेजी से फैल रहे थे। रेन ने उस खौफ
खौफनाक मंजर को देखते ही तुरंत पहचान लिया। यह मियास्मा था, जो पूरी तरह से दूषित और शापित जादू का सबसे बड़ा संकेत माना जाता था। इसका मतलब था कि कोई बहुत ही भयानक और बुरी शक्ति आसपास ही मौजूद थी। तभी उसके कानों में एक बहुत ही हल्की सी आवाज आई, जो जंगल के सबसे घने हिस्से के भीतर से आ रही थी। वो किसी के टूटी फूटी और बेहद कमजोर सांसों की आवाज थी। रेन वहीं का वहीं जम गया। अब वो किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं था, इसलिए इस मुसीबत से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। उसे तुरंत पीछे मुड़कर वापस चले जाना चाहिए था। पर इससे पहले कि वो अपने कदमों को रोक पाता, उसका शरीर खुद ब खुद उस दर्द भरी आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। वो जंगल में जितना अंदर जाता गया, हवा में मियास्मा का वो जहर उतना ही गाढ़ा और जानलेवा होता चला गया। रेन पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा अपने ऊपर एक खास असामान्य स्थिति प्रतिरोधक कवच एबनॉर्मल स्टेटस रेजिस्टेंस सक्रिय रखता था। मगर उसे इस बात का खुद पता नहीं था। उसे बस यही लगता था कि उसका शरीर प्राकृतिक रूप से इस जहरीली हवा के प्रति प्रतिरोधी है। कुछ ही दूरी पर उसे जंगल का एक छोटा सा झरना दिखाई दिया। उस झरने का साफ पानी अब बैंगनी रंग के जहरीले बुलबुलों के साथ पूरी तरह से काला और गंदा हो चुका था। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। उस झरने के ठीक पास एक बेहद खूबसूरत रुपहले सिल्वर बालों वाली लड़की बेसुध पड़ी हुई थी। काले और खौफनाक श्राप के निशान उसकी मखमली सफेद त्वचा पर किसी जिंदा सांप की तरह रेंग रहे थे। उन निशानों के हर एक कंपन के साथ उसकी सांसें और भी ज्यादा कमजोर और धीमी होती जा रही थीं। रेन उसे देखते ही एक पल में समझ गया कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। उसकी अलौकिक त्वचा, उसके चांदी जैसे बाल और उसके शरीर से लगातार बाहर निकल रही जादुई ऊर्जा, माना ये सब कुछ इंसानों से बिल्कुल अलग था। वो यकीनन कोई प्राचीन स्पिरिट, रूह, आत्मा थी, या फिर उसके बेहद करीब की कोई रहस्यमयी जीव। उस लड़की के होंठ बहुत ही बेबसी से हिले, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज बाहर नहीं आ सकी। अगर वो उसे वहीं उसी हाल में छोड़कर चला जाता तो उसका मरना बिल्कुल तय था। रेन के पास उसकी मदद करने की कोई ठोस वजह नहीं थी। वो तो इंसान भी नहीं थी। उसे बचाने से उसकी अपनी बिखरी हुई जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला था। लेकिन जैसे ही उस लड़की की उंगलियां दर्द से कांपी और वो काला श्राप उसके गले की तरफ बढ़ने लगा, रेन ने चिढ़कर अपने मुंह से एक आवाज निकाली और चुपचाप उसके घुटनों के बल बैठ गया। वो उस बेबस लड़की पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वो अपनी इस बेवकूफाना हमदर्दी की आदत के कारण खुद से बुरी तरह से चिढ़ा हुआ था। उसने बिना समय गंवाए अपनी पूरी जादुई ऊर्जा, माना, उसके भीतर उड़ेलनी शुरू कर दी और उसे विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन और रिकवरी का जादू देना शुरू किया। ठीक उसी पल उसके हाथों से एक बेहद दिव्य और चमचमाती हुई सफेद चांदी जैसी रोशनी फूट पड़ी। वो जादुई रोशनी इतनी ज्यादा ताकतवर और विशाल थी, जिसका खुद रेन को अपनी पूरी जिंदगी में जरा सा भी एहसास नहीं था।